राजस्थान सरकार के पूर्व काबीना मंत्री, विधायक, सांसद भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जब आप 1987 में सबसे कम उम्र के बागीदोरा के प्रधान थे, अगर मेरी इतिहास और राजनीति शायद ठीक है, तो 1987 के ज़माने से महेंद्रजीत मालवीय साहब के साथ काम करने का मौका मिला। कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस। अभी आपको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, जो आप ये बैनर देख रहे होंगे, राजनीति की लीक से हटकर बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष समारोह आयोजन समिति के आप राजस्थान के हमारे अध्यक्ष हैं। और बुद्ध जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आपने उदयपुर में काम करने का अवसर दिया। देहात के हमारे अध्यक्ष हेलाल जी लरंगी साहब, पूर्व विधायक झाड़ोल, हमारे जैन साहब, हमारे दूसरे भैया विवेक कटारा जी। उस सिलसिले में आपको महेंद्रजीत मालवीय साहब विस्तार से बताएंगे। मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा वो परिवारजन है जिन्होंने 1990 से 98 के बीच में यूथ कांग्रेस में अपनी ज़िंदगी का सब कुछ समय दिया। मेरा ये मानना है कि इस कलयुग में पैसे से ज़्यादा समय की कीमत है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, कार्यकर्ता तिरंगा झंडा थामे और गले में कांग्रेस का गुलबंद लगाकर 365 दिन 12 महीने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। ये गुलबंद में आपको बताता हूँ माननीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब। तो कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामने वाले हॉल में, लेकिन हमारे 30-40 कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब के साथ हम माला मिलाना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। पर आज कोइंसिडेंटली 11 बजे, 11:15 बजे इलेक्शन कमीशन का भी एक पीसी का प्रोग्राम सेट हो गया। तो हमारे सभी पत्रकार साथी जो यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा 10-15 मिनट इसको लिंगर ऑन करो। हिंदुस्तान की कैसे भवन से रवाना होकर वो लोग आने वाले हैं। ये वही जगह है जहाँ पर आपने आज से 4 साल पहले सरकार की उपलब्धियों के बारे में पवन खेड़ा जी के साथ, जगदीश नड्डा जी लेट मत आया करो, आ जाओ। पवन खेड़ा जी के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मालवीय साहब। ये वही आरटीडीसी गठरी का हॉल है। मैं चाहूँगा आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट बाद हम सामने वाले हॉल में करेंगे। मालवीय साहब हमारे तमाम साथी लोगों को नाम से जानते हैं और पिछली गहलोत सरकार में आप हमारे कैबिनेट मंत्री थे, उदयपुर में प्रभारी थे। और सौभाग्य से अभी वर्तमान में आप गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में उदयपुर समाज के प्रभारी हैं। हमारे नेता साहब जो कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा कि हम आपको बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर का मान रहे हैं। ठीक है, तो 5 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन इन 50 कार्यकर्ताओं ने किया था। और अभी वर्तमान में 365x12 महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के साथ साथ आपने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष समारोह आयोजन समिति, इसमें भी हम काम करेंगे। उसके बारे में के जो अभिभावक हैं, चाहे डॉक्टर विजय व्यास जी हो, चाहे डॉक्टर सीपी जोशी जी हो, चाहे रघुवीर मीणा जी हो, चाहे निवर्तमान विधायक हेलाल जी लरंगी जी, अबुल्ला जी जैन साहब जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, तमाम साथी और मित्र, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसका प्रदेश का संयोजक बनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रवीण डाबर जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी इसी माह में वो जयपुर आए थे और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने ली थी, जिसमें डाबर साहब भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम के साथ साथ हम 75वें वर्षगांठ भी आज़ादी की मना रहे हैं। ये 2 बड़े कार्यक्रम हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो योगदान रहा है और पूरे दुनिया को दिखा दिया, और कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो करके दिखाया। और 3 दिसंबर से लगाकर 16 दिसंबर मात्र 13 दिन में पाकिस्तान में घुटने टिका दिए और 93,000
जो उनके सैनिक थे, इन्होंने हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान की फौज के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को अलग बनाकर पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया। हर वर्ष कांग्रेस पार्टी इसको मनाती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं मनाती। इस बार 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी जी की, अशोक गहलोत साहब की एक मंशा है कि बांग्लादेश की आज़ादी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किस तरह का योगदान रहा। उस वक्त हमारी फौज ने जो साहस, धैर्य और बहादुरी का परिचय दिया और इस देश के आन, मान और शान बढ़ी है। इसके लिए गांव-गांव तक इस बात को हम ले जाएंगे और उसके साथ ही जो 75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी हुई है। आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले देश की क्या स्थिति थी, आज़ादी के समय हमारी क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद इस देश को हमने कैसे बदला है और आज किस दिशा में देश जा रहा है। इसको हमको सबको समझना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी समझना है और आम जनता को भी इसको समझना है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के खातिर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। मैं बाकी बात तो बाद में करूंगा। मैं इतनी सी बात आप सबको निवेदन के रूप में कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मोदी साहब जो सामान आज बेच रहे हो आप, वो किसने पैदा किया? चाहे वो बड़े बड़े कारखाने हों या रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या पेट्रोलियम कंपनियां हो या BSNL हो, और भी हमारी कई सारी परिसंपत्तियां हैं देश में। एक तरह से इस देश का अमूल्य भंडार है जिसको आप एक एक करके बेच रहे हो। अगर हमने कोई पैदा नहीं किया होता, ये बेचने की जो आपकी हिम्मत हो रही है वो कहाँ से होगी? बल्कि मैं तो एक गांव के परिप्रेक्ष्य से आया हूँ। गांव में एक वक्त रोटी खाने के लिए भी जनता के पास में नहीं था। अमेरिका जैसे देश से धान आता था, छोटा बड़ा जो भी हो, ज्वार बाजरा टाइप, गेहूँ टाइप, और तब जाके गांव की जनता को एक वक्त का भोजन मिलता था। आज इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर अन्न के भंडार बने हैं। जय जवान और जय किसान का नारा लगाया था हमारे सैनिकों ने। इस देश की सीमाओं में जाकर अपने प्राण को गवा दिया, लेकिन इस देश के ऊपर कोई संकट नहीं आने दिया। और किसान आज सड़कों पे है, लेकिन उन किसानों का ही करिश्मा है कि आज हमारे पास में गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, दालें, दलहन, दलहन जो भी हो वो सरप्लस है। हम दुनिया को निर्यात कर सकते हैं। इतना कोई ताकत खड़ा किया है तो इस कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए जो जैसा हमने आदेश फरमाया था कि जो लोग कोरोना से भगवान के घर चले गए हैं, जब 1 मिनट का अपन शो रखेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो हमने आपके आदेश की कि आज़ादी के 75 दिवस बंगला आज़ादी में किस तरीके से 1977 युद्ध मोर्चे पर लगातार आने वाली भारतीय सेना किस तरीके से जश्न मना रही है, उस पोस्टर का विमोचन हमने आदरणीय माली साहब से कराया। उनके पारिवारिक संबंध है, तो मालिक साहब जब भी आपको मौका लगे इन प्रत्याशियों मित्रों के प्रोट के लिए भी आप संघर्ष करके गोपाल जी का प्रयास करते रहे। अब बिना किसी भूमिका के हमने आदरणीय माली साहब से निवेदन करूँगा, जो कार्यक्रम है हमारा बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष समारोह समिति के आप हमारे प्रदेश संयोजक भी हैं, पूर्व काबीना मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, माननीय पत्रकार मित्रों से चर्चा करेंगे आदरणीय माली साहब। इंदिरा जी के नेतृत्व में जो बांग्लादेश का युद्ध लड़ा और इस युद्ध के अंदर बांग्लादेश का विजय हुआ, इसके साथ साथ हमारे भी विजय हुए। और इंदिरा जी के नेतृत्व में जो हमारी 3 सेनाएं थी, 3 सेनाओं को सामंजस्य बिठाते हुए युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर करीबन 93,000 पाकिस्तान के सैनिक थे और उनके सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तभी से ही इसको हम विश्व विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार जब 50 साल पूरे हो रहे हैं तो देश बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है, ये गांव तक जाना चाहिए।
और उस वक्त के अंदर भी हमारी जो सैन्य शक्ति थी 1971 के अंदर भी, वो भी कम नहीं थी। पूरी दुनिया को दिखा दिया और दुनिया का भूगोल बदल दिया इंदिरा गांधी जी ने। और तभी से एक नारा लगा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। एक नारा लगने लगा पूरे विश्व में। एक बहुत बहादुरी का काम हुआ और आज बांग्लादेश भी इसको जश्न मना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान भी उस 50 साल के वर्षगांठ को एक विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी आज़ादी के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसको भी हम मना रहे हैं। और आप और हम तो शायद इसमें कोई साक्षी नहीं होगा कि वो देश के 15 अगस्त 1947 को देश कैसे आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय देश की क्या परिस्थिति थी, पहले क्या थी, बाद में क्या थी, आज़ादी के बाद क्या हुआ। आप और हम अभी अभी जो देश में हो रहा है उसको देख रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है, इतिहास साक्षी है। मैं दूर नहीं जाके मानगढ़ का इतिहास इस मौके पे बताना चाहता हूँ। वो मानगढ़ का इतिहास है 17 नवंबर 1913, जो हमारे इस डिवीज़न का और स्वागढ़ का, मेवाड़ का एक आन मान और शान है। वो समय रहते हुए इतिहास के पन्नों पे हमको नहीं लिखा गया, लेकिन आज आप और हम, आपके हाथ में कलम है और आपके कलम का प्रजातंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। और उस ताकत की वजह से आज मानगढ़ का नाम पूरे मुल्क में हुआ है और इतिहास के पन्नों में आ रहा है। मानगढ़ की धाम वागड़ की शान, मानगढ़ की धाम राजस्थान की शान, मानगढ़ की धाम देश की शान। हमारी आज़ादी के लिए 17 नवंबर 1913 में अंग्रेज़ हुकूमत ने प्रातः 7 बजे बिना सोचे समझे ही मैं कह सकता हूँ गोलियाँ चलाई, जिसमें 1500 आदिवासी भाई हमारा शहीद हो गया और हमारा जो गुरु था उसको जेल में ले जाके बंद कर दिया। ऐसे ऐसे जलियांवाला कांड भी है, कोटा के अंदर भी है, बूंदी में भी है, यहाँ वडली वालोरिया सिरोही के अंदर भी है, एक और भी है जिसमें संत सुरमाल दास हमारे आदिवासी समाज के गुरु हुए थे। ऐसी देश की आज़ादी की अनेकों घटनाएं हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तब एक छोटा दान होता था, वो हम खाते थे। स्कूल में मैं पढ़ने गया था 9th क्लास में, तब भी मैंने अमेरिका की बाजरा या ज्वार मिलती तो खाई थी। और पहली बार हमने एक आंदोलन किया था, उसमें आंदोलन की वजह से हमको गेहूँ खाने मिला था। ये स्थिति थी आज हमारी। आज आदमी 1 घंटे में दिल्ली से यहाँ आ जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे में आदमी बॉम्बे जा रहा है, 4 घंटे में आदमी दुबई और कुवैत जाके आ रहा है, 24 घंटे में हम अमेरिका में जाके आ रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ये इस देश के आज़ादी के बाद ही हुआ है। सड़कें बनी हैं, हमने चाइना का युद्ध लड़ा, आज भी हमारी सेनाएं रेडी बैठी हुई हैं। इस देश के ऊपर कोई उंगली उठा के नहीं देख रहा है। ये 75 साल के अंदर इस देश ने पाया है। तो ये मिला जुला कार्यक्रम है। आज आप सबको हमने तकलीफ दी, आप सभी आप आए हो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं और देश के अंदर एक हवा बनाई जा रही कि कांग्रेस पार्टी ने कोई नहीं किया, 50-60 साल में 70 साल में कोई नहीं किया। तो मोदी साहब से हम पूछना चाहते हैं कि जिसको आप बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े एसेट्स हैं देश के, देश की धरोहर है, तुम इसको बेच रहे हो, तो ये आपने बना दिया गया। तो नई पीढ़ी को बताना तो पड़ेगा ना कि हमने क्या किया था। आज अगर उदयपुर का एयरपोर्ट बेच रहे हैं तो क्या तकलीफ है, क्यों बेच रहे हो? जयपुर का एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो? अहमदाबाद का एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो? रेलवे स्टेशन को क्यों बेच रहे हो? BSNL को क्यों बेच रहे हो? लाइफ इंश्योरेंस को क्यों बेच रहे हो? जरूरत क्या पड़ गई? आपने तो वायदे किए थे कि देश के अंदर जो विदेशों में काला धन है इसको लेके आएंगे और 15-15 लाख जमा कर देंगे, तो वही हमको तो वही दे दो तो देश तो आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। आपको और आपको सबको पता है कि हंसते हंसते इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों को नीचावर कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी को कोई खेत और खलियान का झगड़ा नहीं था साथियों। इस मुल्क के लिए जो उसने आवाज़ उठाई थी इंदिरा गांधी जी ने कि पंजाब के अंदर खालिस्तान नहीं बने, तो इसलिए उनको गोली लगी और वो डेथ हो गई। श्रीलंका का लिप्टे वाला झगड़ा था, उसको शांत करना चाहते थे राजीव गांधी जी, उनको बम से उड़ा दिया। बेन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनको उड़ा दिया।
तो आज ये तमाम चीज़ें नई पीढ़ी को बतानी पड़ेगी। जिसने एक अंगुली नहीं कटाई है वो आज देश का मालिक बन के अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब तक ये पीढ़ी को नहीं जाएगी ये बातें, तब तक वो देश या तो देश कमज़ोर हो जाएगा अगर यही स्थिति रही तो सच्चाई तो हमको जाननी पड़ेगी। इसलिए ये पार्टी का आदेश हुआ है, इस कार्यक्रम हम कर रहे हैं। सर मेरा एक प्रश्न है साहब। हाँ सब बता वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, हाँ। तो जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और वास्तव में भ्रष्टाचार जो हो रहा है, कोई आईएएस पकड़ा रहा, आरएएस पकड़ा रहा है, कोई थानेदार कहाँ डांस करता हुआ पकड़ा रहा है, तो ये इतना भ्रष्टाचार क्यों, क्या हो रहा है? और दूसरी, कल आज एक न्यूज़ और छपी कि राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि जो बाल विवाह होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या बाल विवाह आप होने ही क्यों देते हो? रजिस्टर कराने की क्या जरूरत है? तो ये सरकार ने क्यों निर्णय लिया? देखो, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये व्यक्ति खुद अपने आप में करता है, और जो अपने आप में इस तरह के भ्रष्टाचार करता है तो उसको सज़ा भी मिलती है। ऐसे आपने ठीक कहा कि भाई आईएएस अधिकारी भी इसमें आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से वो गलती कर रहे हैं तो उनकी सज़ा उनको भी भुगतनी है। दूसरा, ये राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि जो बाल विवाह होगा उसका भी पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, तो सरकार क्या बाल विवाह को रोक नहीं सक रही क्या? सरकार का नियम बना हुआ है, 18 साल की बालिका और 21 साल का बालक, इससे नीचे का विवाह हो नहीं सकता है। ये शायद मैं मानता हूँ कि इसलिए किया गया, अगर कोई चोरी छुप के भी कर लेगा तो रजिस्ट्रेशन करने जाएगा, वहाँ तो पकड़ा जाएगा। आज भी बाल विवाह गाँव में कई बार हो जाते हैं, तो अपने अधिकारी कर्मचारी जाते हैं तभी तो पकड़े जाते हैं। तो इसमें इसलिए हो सकता है निर्णय किया कि कोई बाल विवाह के रूप में भी करना जाएगा, चोरी छुप के भी जाएगा, तो पता तो लग जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा ये कि साहब, अभी तो सरकार 2-2.5 साल और बचे हुए हैं, और ये जैसे यूआईटी वगैरह स्थानीय लोकल स्तर पर नियुक्ति होती है जो राजस्थान सरकार अपने कार्यकर्ताओं को करती है, वो क्यों नहीं हो रही है? कोई लफड़ा सचिन पायलट के आपके दोनों? ये तो आला कमान का काम है, मेरे स्तर का काम नहीं है। लेकिन कल की न्यूज़ थी जैसे हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन साहब का, कि बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।